गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 20 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है जितेंद्र चौधरी और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो आज नंबर ऑफ आर्टिकल्स काफी ज्यादा हैं। जितने आपको इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं ना और उसके अलावा भी हमारे पास कुछ एडिशनल आर्टिकल आपको मैंने दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली आज हम लोग थोड़ा सा ज्यादा समय लेंगे और आप भी जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय आज 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा ले सकते हो न्यूज़पेपर पढ़ने में, क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल ज्यादा है। लेकिन कुछ आर्टिकल नए हैं, कुछ आर्टिकल पुराने हैं, तो डेफिनेटली जो हम लोग रिपीट करते हैं बार बार उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, नए आर्टिकल को यहाँ पे ज्यादा समय देंगे। तो पहला टॉपिक रहने वाला है पार्टी सिंबल के बारे में। तो उद्धव ठाकरे और शिंदे ग्रुप के बीच में जो टसल चल रहा है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे किया है, उसके बारे में जानेंगे और पूरा मामला आपको बताऊंगा क्या है। जलदूत एक नई ऐप लॉन्च की गई है, एलबी है यहाँ पे, नई ऐप लॉन्च की गई है सरकार के द्वारा। तो बताऊंगा इस ऐप के बारे में, क्योंकि ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है ना, जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो एनवायरमेंटल के कंसर्न्स हो या कोई सोशल सेक्टर के बारे में हो, तो ये इसको हम लोग थोड़ा जानेंगे। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए लगता है मुझे काफी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में फाइनली लाइव स्ट्रीमिंग कर दिया गया है, थोड़ा इसको देख सकते हैं। टूरिज्म इन इंडिया कल हम लोगों ने टॉपिक किया था, आज उसकी थोड़ी सी कंटिन्यूटी करेंगे हल्का फुल्का। जॉब्स इंडिया में कुछ क्रिएट हुई हैं, कुछ डेटा वगैरह फैक्ट आपको यहाँ पे बताऊंगा कि क्या पर्सपेक्टिव है इंडिया का फिलहाल जॉब मार्केट में। एस्ट्रॉइड हिट ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत मजा आने वाला है और इंपॉर्टेंट भी काफी ज्यादा है। टूरिज्म डिक्लाइन ये थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। इंडिया नेपाल रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, बेसिकली आज का एडिटोरियल सेक्शन है, इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, इंडिया की जो सीट है परमानेंट, क्या वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो सारा हम लोग देखेंगे। ये भी बेसिकली आज का एडिटोरियल सेक्शन होने वाला है। काफी कम दिन ऐसे होते हैं जब एडिटोरियल इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए मतलब हर रोज हम लोग 2 एडिटोरियल नहीं करते हैं। जब मुझे लगता है कि एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, होना चाहिए, तभी उसको किया जाना चाहिए, राइट। अदरवाइज तो एडिटोरियल तो 4-5 आते हैं, तो हर किसी को तो हम लोग नहीं कर सकते। और थोड़ा भगत सिंह जी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज काफी खास दिन है। आज के दिन जो है हमारे हीरो का हैप्पी बर्थडे है, तो सारे जने बच्चे जो है नीचे लिखेंगे अपने अपने हिसाब से, उनको विश करेंगे हैप्पी बर्थडे। तो 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह जी पैदा हुए थे और लियालपुर जो है अभी पाकिस्तान में पड़ता है, ये गांव इनका जो घर था वहां पे ये पैदा हुए थे। सिख फैमिली से में ये पैदा हुए थे, हालांकि बाद में इन्होंने धर्म छोड़ दिया था। इन्होंने इवन एक बुक भी लिखी थी, व्हाई आई एम एन एथियस्ट, तो सिखिज्म इन्होंने छोड़ दिया था, ये एथियस्ट थे बाद में। पॉलिटिकली एक्टिव फैमिली से बिलोंग करते थे और इनके चाचा इनके इनके जो पिताजी हैं वो भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, गदर पार्टी को पूरा पूरा सपोर्ट करते थे। इवन वो भी जेल में गए हुए थे। जिस दिन भगत सिंह पैदा हुए थे बेसिकली उसी दिन वो जेल से रिहा हुए थे, घर पे आए थे अपने बच्चों को देखने के लिए। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इवन इनके जो ग्रैंडफादर थे अर्जुन सिंह जी, वो भी आर्य समाज के मेंबर हुआ करते थे मूवमेंट के। और जैसे कि आप देख सकते हो कि इनके पूरे परिवार में ही कहीं ना कहीं सोशल सर्विसेज के लिए, देश के लिए जो है वो चीजें चल रही थी। तो सीधी सी बात है भाई, दादा परदादा जैसे होंगे ऐसा ही आगे बच्चे भी हो रहे हैं। तो भगत सिंह जी भी शुरू से ही जो है चीजें में पार्टिसिपेट करते थे। इवन जब 1920s में जब गांधी जी ने मूवमेंट को चलाया था और फिर बाद में उसमें भी इन्होंने, जब तक बच्चे हुआ करते थे तब इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। और जब बाद में चोरा चोरी की घटना की वजह से वो मूवमेंट वापस ले लिया गया तो ये थोड़े से नाराज हुए, तो फिर बाद में ये ना रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की तरफ चले गए। और जब ये 16 इयर्स के थे तो नेशनल कॉलेज लाहौर में इन्होंने एडमिशन लिया और फिर उसके बाद ये पॉलिटिकल एक्टिव थे। इन्होंने बल्कि नौजवान भारत सभा की गठन इन्होंने किया था, एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी ये भी 1926 में। और फिर बाद में भाई 1928 में इनको जो है किसान मजदूर पार्टी का प्रेसिडेंट भी, सेक्रेटरी भी बनाया गया। और फिर बाद में इन्होंने घर छोड़ दिया जब घर वाले इनको प्रेशराइज करने लगे शादी करने के लिए, तो इन्होंने कहा कि आज़ादी ही मेरी दुल्हन है। तो अपना सारा जीवन इन्होंने उसके बाद जो है देश सेवा में लगा दिया और हमारी आज़ादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो बहुत ही तो इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है ना भगत सिंह की, इतनी यंग एज में इतनी मैच्योरिटी होना, देश के बारे में सोचना और सोसाइटी के बारे में जो विचार थे इनके, बहुत बहुत गजब की स्टोरी है भैया। बहुत हजारों सालों में जो ऐसे हीरो पैदा होते हैं और हम बहुत लकी हैं कि इंडिया जैसी कंट्री में, अपनी जैसी कंट्री में ऐसे हीरो पैदा हुए जो आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करते हैं। तो भगत सिंह जी से हम लोग प्रेरणा लेते हैं, डेफिनेटली हार्ड वर्क करते हैं, अपने समाज के लिए, देश के लिए काम करते रहेंगे। चलिए, तो सारे बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में भगत सिंह जी को ट्रिब्यूट देंगे अपने अपने हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है, लेट इलेक्शन कमीशन डिसाइड शिंदेस क्लेम ऑन द रियल शिवसेना।
ठीक है। देखिए लड़ाई क्या चल रही है कि भैया असली शिवसेना कौन सी है। आपने कई बार देखा होगा ना रेस्टोरेंट वगैरह में, अपने आपके सिटीज वगैरह में, कोई जब बहुत फेमस समोसे की दुकान हो जाती है, बहुत फेमस अगर कोई जलेबी या चिकन की दुकान हो जाती है, तो वहां पे लिखने लगते हैं, है ना, कि जैसे मैं अम्बाला का एग्जाम्पल दूं, अम्बाला में मोहन मुर्गे वाला है। अब एक ही लाइन में ना 10-20 मोहन मुर्गे वाले हैं। वो कहता है भैया मैं असली हूँ, वो कहता है मैं असली हूँ, वो कहता है मैं असली हूँ। भैया असली कौन है किसी को नहीं पता, सब अपने आप को क्लेम करते हैं। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ शिवसेना के अंदर भी हो रहा है। तो बाल ठाकरे जी ने जो शिवसेना की स्थापना की थी, तो उसके अभी 2 टुकड़े हो चुके हैं, बेसिकली 2 सेक्शन हो चुके हैं, अभी प्रॉपर स्प्लिट तो नहीं हुआ है। 2 सेक्शन है, एक सेक्शन जो है वो शिंदे ग्रुप का है और दूसरा सेक्शन जो है वो उद्धव ठाकरे वाले ग्रुप का है, जैसा कि आपको पता ही है। और उद्धव ठाकरे पहले सीएम थे वहां पे। बहुत सारे एमएलएज ने जो है वो शिंदे के ग्रुप में चले गए। हालांकि उन्होंने पार्टी स्प्लिट नहीं किया, मतलब पार्टी तोड़ी नहीं है, और ना ही उन्होंने कोई अपनी सेपरेट पार्टी बनाई है, नई पार्टी बनाई है। वो सेक्शन है सिर्फ एक, तो क्योंकि उनको ज्यादा सपोर्ट है, उधर से बीजेपी का सपोर्ट उनको मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो सीएम के पद पे हैं। तो अभी ये टसल चल रहा है इनके बीच में, भाई कौन सी नई शिवसेना है। ठीक है, अब देखिए शिंदे ने कोई अपनी नई पार्टी तो बनाई नहीं है ना, पार्टी तो बनाई नहीं है, वो सिर्फ शिवसेना के सेक्शन का पार्ट है। शिंदे क्लेम करते हैं कि वो भी शिवसेना है, और जो उद्धव ठाकरे क्लेम करते हैं भाई वो भी शिवसेना है। रियल शिवसेना किसकी है, सिंबल किसको मिलेगा, ये डिसाइड कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन। अब जब इनके उद्धव ठाकरे की पार्टी के जो बहुत सारे एमएलए ने उनसे सपोर्ट वापस ले लिया था, तो वो मामला क्या चला गया था स्पीकर के पास, है ना, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। तो उनके ऊपर जो है 10 शेड्यूल लग गया था, एंटी डिफेक्शन लॉ लग गया था। तो वो स्पीकर के पास अभी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। ऊपर से किसके पास सिंबल जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के पास केस चला गया था। 2 केस हैं, एक सुप्रीम कोर्ट के पास है, एक स्पीकर के पास है, एंटी डिफेक्शन वाला स्पीकर के पास है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस चल रहा था और उसके चक्कर में डिले हो रही थी सारी चीजें। सुप्रीम कोर्ट ने भी फाइनली ये कह दिया है कि भाई ये जो सिंबल विंबल वाला केस है ना, ये मैं नहीं देखूंगा, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेगा। तो जिसकी वजह से अभी हो सकता है कि ये सिंबल जो है वो शिंदे ग्रुप को मिले, क्योंकि ज्यादा एमएलए का सपोर्ट जो है वो शिंदे ग्रुप के पास है, बहुत कम एमएलए का सपोर्ट वो उद्धव ठाकरे के पास है। उद्धव ठाकरे वाली पार्टी कह रहे कि सही नहीं, जब तक स्पीकर का फैसला नहीं आता आप ये मत करिए। उन्होंने कहा कि देखो वो दोनों सेपरेट मामले अलग हैं, स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन चेक कर रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट थिंग, हम जो चीज है वो अलग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के पास डेफिनेटली अधिकार है, और हमारे पास सिंबल ऑर्डर भी है हमारा, ठीक है, जिसके तहत ये सारी चीजें होती हैं। मतलब इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड द अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। तो जो भी पार्टीज होती हैं, रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं, नेशनल स्टेट पार्टीज होती हैं, इलेक्शन कमीशन उनको सिंबल प्रोवाइड करवाता है। इन केस ऑफ स्प्लिट, इन केस ऑफ सेक्शन जो पार्टी से अलग हो जाता है, उस केस में भी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ही फाइनल डिसीजन यहाँ पे होता है। ये चीजें हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है, कोई नया कंटेंट ये है नहीं, थोड़ा सा आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अलग अलग पार्टीज को अलग अलग सिंबल देता है, लेकिन जो स्टेट पार्टीज होती है ना, या नेशनल पार्टी होती हैं, उनका सिंबल कांस्टेंट होता है, मतलब एक ही सिंबल होता है। तो नेशनल पार्टी ना पूरे देश में एक ही सिंबल के ऊपर इलेक्शन लड़ती है, स्टेट पार्टी एक ही सिंबल के लिए पूरे स्टेट के ऊपर इलेक्शन लड़ती है। और किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, वो जो हमारा ऑर्डर है पैराग्राफ 15 वो डिसाइड करता है कि भाई जो एक ही पार्टी के अंदर राइवल ग्रुप्स होते हैं, जैसे शिंदे और उद्धव ठाकरे हैं, ठीक है, वो दोनों क्लेम करते हैं उसके नाम को, दोनों सिंबल को, कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये एक्स के लिए कोई बहुत सेट प्रोसीजर नहीं है। डिपेंड करता है 2 चीजों पे डिपेंड करता, मतलब 2-3 चीजों पे डिपेंड करता है कि लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे पता चलेगा, इलेक्शन से पता चलता है, जब इलेक्शन होते हैं। एक होता है पार्टी ऑफिस बियरर्स, जो कि पार्टी के प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, जो ऑफिस बियरर्स होते हैं, वो किसको सपोर्ट करते हैं। और एक होता है पार्टी के एमएलएज, वो किसको सपोर्ट करते हैं। 3-4 क्राइटेरिया होते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिसाइड करता है किसको सिंबल मिलेगा। अभी जो महाराष्ट्र के अंदर सिनेरियो चल रहा है, इन तीनों के हिसाब से देख के ऐसा लगता है कि अभी शिंदे वाले ग्रुप को जो है पार्टी सिंबल मिलेगा और पार्टी का नाम भी मिलेगा। ये थोड़ा सा आपको मतलब उद्धव ठाकरे के पिताजी ने, बाल ठाकरे जी ने पार्टी की स्थापना की थी, लेकिन अभी वो किसके पास जा रहा है, शिंदे के पास जा रहा है। ऐसे काफी चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अब देखना रहेगा आगे क्या यहाँ पे होने वाला है, नहीं होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। ये सेल्फ स्टडी के लिए आपको मैं डाल रहा हूँ, कुछ नहीं है, 3-4 लाइनें हैं, हल्का फुल्का देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये कंटेंट मैंने आपको पहले दिया हुआ है, तो कंटेंट की कमी नहीं है। हाँ, कल हम लोगों ने एक ऑर्बिट वाला पे वो किया था टॉपिक, और मैंने कोई सारे स्टूडेंट ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि सर वो उनके पास कंटेंट नहीं है वो ऑर्बिट वाला, तो मैंने इसलिए आपका जो है ऑर्बिट वाला कंटेंट यहाँ पे डाल दिया है। कितने तरह के ऑर्बिट होते हैं, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है, एक हमारे पास जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है, पोलर ऑर्बिट होता है, और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट होता है। साइंस एंड टेक वाले पर्सपेक्टिव से प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये।
और ये लिंक जो आपको दिया हुआ ना यहाँ पे, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे, आपको एक नासा, ये एक्चुअली नासा की वेबसाइट का लिंक है, जहाँ पे अलग अलग ऑर्बिट्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता रखा है। अगर किसी स्टूडेंट को वीडियोस वगैरह देखने की आदत है तो आप डेफिनेटली यूट्यूब पे भी जा सकते हो, सिंपल लिख सकते हो टाइप्स ऑफ ऑर्बिट, तो एक 2-3 मिनट का वीडियो रहेगा वहाँ पे, आप उसमें एनिमेशन वगैरह चेक करके वो भी देख सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें ना 3 डायमेंशनल होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग देख लेते हैं हमारे लिए ज्यादा बेटर रहता है। और ऑर्बिट्स के बारे में ही आज एक्चुअली बेसिकली आज एक और न्यूज भी है जो थोड़ी देर में हम लोग करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऐप टू कैप्चर डेटा ऑन ग्राउंड वाटर लेवल। देखिए भैया, ग्राउंड वाटर जो है लगातार नीचे जाता रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। खासकर नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ग्राउंड लेवल काफी नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ अनमाइंडफुल एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, है ना, देयर इज नो डाउट इन दैट। अब बात यह है कि हमारे यहाँ पे मानसून से पहले और मानसून के बाद में अलग सिनेरियो होता है। मानसून में बारिश होती है, मानसून से पहले बारिश नहीं होती, वाटर लेवल नीचे चला जाता है, फिर आती है भैया मानसून। मानसून में जो है कुएं वगैरह भर जाते हैं, तालाब वगैरह भर जाते हैं, फिर आती है मानसून के बाद वाला सीजन, तो वहां पे भी अलग चीजें होती हैं। अब सरकार कहती है कि भाई हमारे पास डेटा होना चाहिए, क्योंकि डेटा होता है तो डेफिनेटली स्टेप्स भी लिए जा सकते हैं। बिना डेटा के कैसे काम करोगे यार आप? तो सरकार ने अभी एक ऐप लॉन्च की है जिसका नाम है जल दूत। इंपॉर्टेंट है, न्यूज अपनी याद रखनी है। यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो मिनिस्ट्री आपने याद रखनी है, प्रीलिम्स में यही चीजें पूछी जाती हैं। इसमें क्या होगा, साल में 2 बार, जो गांव में कुएं होते हैं ना, आप देख सकते हो, देखिए तालाब की बात नहीं है, कुओं की बात है। अरे ये मोहतरमा तो कुएं के ऊपर ही बैठी हैं, शायद ये ज्यादा गहरा नहीं होगा ऐसा हो सकता है, या फिर फोटो खिंचवाने के चक्कर में, तो सेल्फी के चक्कर में तो कितने लोग मारे वैसे ही जाते हैं, तो बहनों थोड़ा पीछे हट जाओ। तो बात यह है कि जो कुएं होते हैं गांव वगैरह में, भैया इनका रिकॉर्ड लेना है, ठीक है, कि मानसून से पहले वहां पे क्या वाटर लेवल था, मानसून के बाद वहां पे क्या वाटर लेवल था, ठीक है। तो उसके लिए जलदूत ऐप हम लोगों ने बनाई है। तो ये साल में 2 बार याद रखना है, एग्जाम में पूछेगा ये, वो 2 की जगह 3 कर देगा, 3 की जगह 4 कर देगा, ये आपने ध्यान देना है। और क्या करेंगे, एक एप्लीकेशन के ऊपर उसका अपलोड करेंगे, डेटा को अपलोड करेंगे और उसको जियो टैग करेंगे। जियो टैग का मतलब ये होता है कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन भी पता चल जाती है, भैया कहाँ से ये डेटा लिया गया है। नहीं तो लोग कुछ भी अपलोड कर देंगे, है ना, वैसे काम नहीं चलने वाला है। और यहाँ पे क्या होगा, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में काम करेगी, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में काम करे। ऐसा ना है भाई कोई इंटरनेट कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, और वहां पे एप्लीकेशन आपकी अपलोड ही नहीं हुई, पिक्चर वगैरह, ऐसा नहीं होगा। जियो टैग करेंगे और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से इसको किया जा सकता है। ये थोड़ी कुछ चीजें हैं। तो एक बार जब सरकार के पास डेटा आएगा तो वहाँ की जो ग्राम पंचायत है, डेवलपमेंट प्लान है, जो मनरेगा वगैरह के तहत जो है कुछ ना कुछ हम लोग एक्टिविटी कर सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त है, कंजर्वेशन एफर्ट यहाँ पे लिया गया है। और हमारे पास जो नेशनल वाटर इंफॉर्मेटिक सेंटर्स है, जहाँ पे देश भर का जो डेटाबेस इकट्ठा किया जाता है, उसके साथ ही बेसिकली हम इसको कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें कुछ हुई हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि मिनिस्ट्री कौन सी है, इसका टारगेट क्या है, कब लॉन्च हुआ था, और थोड़ा सा प्रोसीजर है ना, हल्का फुल्का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है। एग्जाम में वो क्या करेगा, ऑफलाइन नहीं देगा, खाली ऑनलाइन दे देगा। ये प्रीलिम्स में ऐसी चीजें बहुत बार की जाती हैं, छोटी छोटी चीजें, थोड़ा आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो बहुत समय से चीजें हो रही थी, फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने अपना लाइव स्ट्रीमिंग किया है भाई। जो प्रोसीजर चल रहा था, लाइव स्ट्रीमिंग किया है यूट्यूब के ऊपर। 8 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है, देख रहे हो, 8 लाख से ज्यादा लोगों ने देखी है वो लाइव स्ट्रीमिंग, और भर भर के लाइक भी आए हैं, भर भर के कमेंट भी आए हैं। तो आम जनता देखना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कैसा होता है काम धंधा। अब देखिए, फिल्मों में तो कुछ भी दिखा देते हैं, है ना, फिल्मों में तो एक जो वकील होता है वो इधर से उधर घूमता रहता है, किसी को भी डांटता रहता है, कुछ भी दुनिया भर का जो है ज्ञान देता रहता है। ऐसा एक्चुअली कोर्ट प्रोसीडिंग्स में नहीं होता है। आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ, फिल्मों में क्या होता है, जैसे जज साहब इधर बैठे रहते हैं और ये वकील जो है इधर घूमते रहते हैं पीछे। आप जज साहब की तरफ ना पीठ नहीं कर सकते हो, ये रूल होता है। लेकिन फिल्मों में तो कुछ भी दिखा देते हैं, है ना, इधर उधर टहल रहे हैं, डायस पे जा रहे हैं, वहां पे सिंपल ऐसे टेबल लगी होती है, उस टेबल के ऊपर ही वकील को खड़ा रह के अपना सब कुछ बोलना रहता है। आप ऐसे घूम नहीं सकते कोर्ट में इधर उधर। तो फिल्मों की मत जाइए, जो रियलिटी जो है वो आप देखिए, यूट्यूब पे जो है वो चीजें की गई हैं। तो कई सारी इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहाँ पे की गई हैं, जैसे शिंदे ग्रुप वाला जो आपको बताया, ये भी डिस्कशन वहां पे हुआ। ईडब्ल्यूएस वाला भी जो है इसी ओपन सेशन के अंदर किया गया, और आने वाले समय में और ज्यादा हम लोगों को ये सेशन देखने को मिलेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, आम जनता के बीच में ट्रस्ट पैदा होता है अपनी जुडिशरी को लेके, राइट, सबसे बड़ी चीज तो यही है। और एक्सेस मिलता है लोगों को, ट्रांसपेरेंसी जो है, ब्लेम किया जाता है हमारी जुडिशरी को, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो भैया ट्रांसपेरेंसी देख लो, है ना। हाँ, कुछ दिक्कतें डेफिनेटली यहाँ पे हो सकती हैं, कई बार हैकिंग वैकिंग हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, थोड़ा बहुत हो सकता है
बिहेवियर भी चेंजेस हो सकते हैं हल्का फुल्का, जजेस के, वकीलों वगैरह के, हल्का फुल्की चीजें हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब जैसे हम इसको रेगुलर करने लगेंगे तो सब इससे यूज टू हो जाएंगे और जबरदस्त चीज है। बहुत सारी कंट्रीज में किया जाता है, तो इंडिया भी पीछे नहीं है भैया। डिजिटल मामले में तो इंडिया टॉप में है ही, है ना। जैसे चाहे वो यूपीआई पेमेंट हो, कोई भी हो, तो डेफिनेटली इसको हम लोग आगे लेके जाएंगे। जॉब्स ग्रू इन द फाइनल क्वार्टर ऑफ द लास्ट फिस्कल, मैन्युफैक्चरिंग इज लार्जर कंट्रीब्यूशन। ये क्वार्टर का मतलब होता है थ्री मंथ्स, ठीक है। तो जैसे हम लोग माने कि जैसे अप्रैल में शुरू होता है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये 4 क्वार्टर होते हैं भैया हमारी इकोनॉमी में। वो जनवरी से शुरू नहीं होता, अप्रैल से शुरू होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो ऐसे जो है क्वार्टर टू क्वार्टर जो है मेजर की जाती है परफॉर्मेंस, चाहे वो इन्फ्लेशन की हो, चाहे वो जीडीपी की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या प्रोडक्शन की हो। और इसको जो है पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर किया जाता है। जैसे 2021 के क्वार्टर में अगर हम लोग मेजर करेंगे तो इसको 2020 के क्वार्टर से मेजर किया जाता है, क्वार्टर क्वार्टर, कि भैया परफॉर्मेंस अच्छी हुई है या बुरी हुई है। तो उसी चक्कर में जो है पिछले लास्ट फिस्कल मतलब पिछले साल के कंपैरिजन से हम लोगों ने कंपेयर यहाँ पे किया है। तो कुछ कुछ पॉजिटिव साइन यहाँ पे नजर आए हैं कि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कुछ हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर बढ़ा है, और एजुकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। 84% जो एस्टेब्लिशमेंट हैं, ठीक है, वो इन सेक्टर के अंदर है, एजुकेशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, ट्रेड में और फाइनेंशियल सेक्टर में। और भी कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे कही है, जैसे वीमेन के पार्टिसिपेशन के बारे में इन्होंने कहा है कि ओवरऑल वीमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो डाउन गया है, लेकिन फाइनेंशियल सर्विसेज वाले मामले में वीमेन का पार्टिसिपेशन जो है वो इंप्रूव हुआ है मेल के कंपैरिजन में। तो ये कुछ कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। डेटा वेटा ज्यादा दिया हुआ है, इतना फैक्ट वैक्ट आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सा एक पिक्चर आपको पता होनी चाहिए कि भाई शायद अभी चीजें इंप्रूव होनी नजर आ रही हैं, जैसे जैसे इकोनॉमी ओपन हो रही है, सरकार कुछ ना कुछ स्टेप ले रही है, वो बस थोड़ा सा आपको देखना है। हाँ, इतना डेटा आपको ना तो याद हो सकता है, ना ही आपको रिक्वायरमेंट है। चलिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग एक न्यूज रहेगी आपकी प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से। नासा का एक देखिए क्या रहता है कि एक हमारे पास एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था, हमारे जो प्लैनेट जब आपस में बन रहे थे, तो बहुत सारे सॉलिड छोटे छोटे पार्टिकल्स को मिला के वो हमारे प्लैनेट बने हुए हैं। ऐसे ही हमारी अर्थ भी बनी हुई है, छोटे छोटे सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को मिला के। तो जब वो चीजें हो रही थी, वो चीजें आज भी हो रही हैं कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वही जो छोटे छोटे टुकड़े थे, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स, कुछ डस्ट पार्टिकल्स, कुछ ना कुछ जो है अभी भी हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट बने हुए हैं। मतलब हमारा सिस्टम अभी, सोलर सिस्टम पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। तो जैसे हमारा जो मार्स है और जुपिटर है, ठीक है, इनके बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट पाई जाती है। तो पूरे सोलर सिस्टम के अंदर ही होती हैं, लेकिन इनके बीच में जो है थोड़ी डेंस जो है बेल्ट पाई जाती है। इसमें इसे कहते हैं, ये इसमें रॉकी और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इसे हम लोग एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं। कई बार साइंटिस्ट लोग जो है इन्हें ना माइनर प्लैनेट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। कहाँ रहता है ये, हमारे ध्यान देना है, मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में होता है। रेमिनेंट्स होते हैं ये पुरानी रॉक्स के। अब होता क्या है ना, कभी कभी भाई अर्थ के ऊपर भी आ जाते हैं घूमते फिरते हुए। हालांकि इनका साइज बहुत छोटा होता है मैक्सिमम टाइम, बिल्कुल सैंड पार्टिकल जैसा हो सकता है, लेकिन कुछ एस्ट्रॉइड ना बड़े भी हो सकते हैं, फुटबॉल के ग्राउंड के जितने बड़े भी हो सकते हैं। अब वो हमारे लिए भैया बहुत खतरनाक होते हैं। अब सोच के देखिए, जितने बड़े ऑब्जेक्ट की आपस में टक्कर होगी तो आउटकम क्या निकलेगा भैया? आउटकम निकलेगा डिस्ट्रक्शन, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। 66 मिलियन ईयर्स पहले, कहां गया कंटेंट अपना, हाँ, 66 मिलियन ईयर्स पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड जिसका नाम था चिक्स क्लब, नाम याद रखना आपने, ये टकराया था भैया धरती से। 75% एनिमल और प्लांट लाइफ अर्थ से खत्म हो गई थी, डायनासोर भी खत्म हो गए थे। इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ था। मैक्सिको के पास वो एक इंपैक्ट होता है, बिग स्प्लैट उसको कहते हैं। फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा भैया? इंसानियत तो खत्म हो जाएगी, अर्थ तो खत्म हो जाएगी, राइट। तो उसको किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको प्रोटेक्ट करने की? इंसानों की ही है। तो नासा ने बड़ा मैजिकल ये चीज किया है कि फ्यूचर में अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आता है तो उससे हम अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए, वैसे तो यहाँ पे कई सारे चीजें हैं कि आप उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह गिरा दो, उससे हो जाएगा, एक वो भी एक प्रोजेक्ट है। लेकिन सबसे बढ़िया जो चीज है ना, उनका ये कहना है कि भाई ये एस्ट्रॉइड यहाँ से आते हैं ना, आप इसका रास्ता चेंज कर दो, ठीक है, इसका जो है रास्ता बदल दोगे तो ये रास्ते से निकल जाएगा। देखिए क्या होता है, अब एस्ट्रॉइड ऐसे नहीं आते हैं सीधे,
इन लोगों को लगता है वो सीधे ऐसे आते हैं, नहीं, वो ऑर्बिट के थ्रू ऐसे घूम के आते हैं। पहले वो बड़ा ऑर्बिट होता है, फिर धीरे धीरे छोटा ऑर्बिट होता रहता है और फिर एक दिन अर्थ के ऊपर ऐसे आ जाते हैं। तो नासा ने क्या किया, नासा ने एक डार्ट नाम का ये स्पेसक्राफ्ट, डार्ट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, थोड़ा कहीं और इसको जाके ले लेता हूं मैं, ब्लैंक पेज पे कर लेते हैं। जैसे ही हमारी अर्थ है, ठीक है, और यहां से जो है वो एस्ट्रॉइड आ रहा है और ये पता है कि भाई ये एक दिन अर्थ के ऊपर ऐसे घूमते घूमते आ जाएगा। तो ये क्या कर कि नासा ने क्या किया, जैसे मान लो इसकी पोजीशन अभी यहाँ पे है, ठीक है, हमें एडवांस में पता चल गया कि वो आएगा, तो यहाँ अर्थ से जो है एक स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे तो इससे टकराएगा, ठीक है, और जैसे ही इसको टकराएगा इसको हल्का सा पुश मिलेगा, तो अपने इस ऑर्बिट से हल्का सा जो है वो दूसरे ऑर्बिट में शिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल ही मान ले 0.0001 डिग्री, इतना डिग्री भी अगर वो डिफ्लेक्ट हो गया ना अपने रास्ते से तो उसका रास्ता पूरा ही चेंज हो जाएगा, वो अर्थ के ऊपर नहीं आएगा। इतना सा एंगल भी बहुत काम कर सकता है। यही किया है बेसिकली नासा ने, इस बार कमाल कर दिया। और अपने आप में पहला इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है जब हम लोगों ने एक्चुअली एस्ट्रॉइड के ऊपर इंपैक्ट किया है फॉर दिस पर्पस। हालांकि एस्ट्रॉइड के ऊपर पहले भी हम लोगों ने इंपैक्ट किया है लेकिन वो पर्पस अलग था, माइनिंग वगैरह करना था हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे पर्पस बिल्कुल अलग है। 2026 में चाइना भी एक प्रोजेक्ट लेके आ रहा है इसी तरह का, जो एस्ट्रॉइड को डिफ्लेक्ट करने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, किसके ऊपर किया गया है ये भी पता होना चाहिए। तो डार्ट्स सेलेस्टियल टारगेट वाज ऑन द ओब्लोंग एस्ट्रॉइड मूनलेट, ठीक है, ये एस्ट्रॉइड है। तो एक्चुअली ये दो एस्ट्रॉइड का ग्रुप है, एक का नाम था डिडिमोस और एक का नाम था डिमोर्फोस। डिडिमोस और डिमोर्फोस दो एस्ट्रॉइड है, ग्रुप है दोनों का, टाइनी, इनको बेसिकली ट्विन भी बोलते हैं। तो ये जो डिमोर्फस है ये छोटा है और डिडिमोस जो है वो बड़ा है, और डिमोर्फस जो है वो डिडिमोस के चारों तरफ चक्कर भी काटता है, ये भी थोड़ा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब डिडिमोस के ऊपर हम लोगों ने इसको टकराया है तो जिसकी वजह से ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हुई हैं। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। $330 मिलियन का ये मिशन है और ये जो दिया गया है स्पेसक्राफ्ट स्पेसएक्स के द्वारा इसको सप्लाई करवाया गया है और नासा का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था। तो ये कुछ कुछ चीजें जो है आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। और अगर किसी को जानना है अलग अलग ऑर्बिट्स के बारे में, वो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे दिया है। अराइवल ऑफ फॉरेन टूरिस्ट टुक बिग हिट इन 2021, इसमें कोई डाउट ही नहीं है भाई। उस समय तो हमारे यहाँ पे थर्ड वेव चल रही थी, सेकंड वेव चल रही थी, तो टूरिस्ट थोड़ी इंडिया में आएगा। तो टूरिस्ट की संख्या हो गई है इंडिया में कम, ऐसा जो है अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर आया है, बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पेंडेमिक, और रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हम लोगों ने लगा दिए थे। कहा जाता है कि भैया इंडिया में जो है टॉप 15 कंट्रीज जहां से सबसे ज्यादा टूरिस्ट इंडिया में आते हैं वो है यूएसए, यूके, बांग्लादेश, कनाडा, नेपाल, अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। अफगानिस्तान वगैरह से आप समझ लीजिए मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग ज्यादातर इंडिया में आते हैं। हाँ, हालांकि हमारा डोमेस्टिक टूरिज्म इंक्रीज हुआ है, ठीक है। और इंडिया से मोस्टली लोग जो कहाँ जाते हैं वो यूएई जाते हैं, यूएसए जाते हैं, कतार जाते हैं, ओमान जाते हैं और यूके जाते हैं, और जो इंडिया से बाहर जाते हैं लोग। ये थोड़ा थोड़ा सा है। और कल हम लोगों ने टूरिज्म के बारे में अच्छा खासा पढ़ा था, एक बहुत बढ़िया हम लोगों ने एडिटोरियल भी किया था, धर्मशाला के अंदर भी डिक्लेरेशन हुआ था, आपको मैंने बताया था। टाइप्स ऑफ टूरिज्म भी हम लोगों ने कल देखा था, रिक्रिएशन टूरिज्म होता है, एनवायरमेंटल टूरिज्म। तो अगर किसी स्टूडेंट को थोड़ा डिटेल में अच्छे से जानना है तो प्लीज आप कल वाला जाके एनालिसिस जरूर देखें, वहां पे ये सारा हम लोगों ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। टूरिज्म के इंडिया में कौन कौन से स्टेप हम लोगों ने लिए गए हैं वो भी हम लोगों ने देखा था, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के टूरिज्म सेक्टर में वो भी कल हम लोगों ने देखा था। तो ये जो स्लाइड है मैंने कल वाला ही कॉपी पेस्ट किया है क्योंकि थोड़ा सा कंटिन्यूटी था यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आज का एडिटोरियल सेक्शन, और एडिटोरियल में जो है वो क्या कह रहा है। दो एडिटोरियल आज की एक्चुअली आज हमारे पास। पहला था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भाई इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये अपने आप में ही एक काफी बड़ा टॉपिक हो जाता है, और हर बार इंडिया यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर भी है, हम लोग बड़ा डिजर्व करते हैं। हमारी इकोनॉमी चाहे आप देख लीजिए, हमारा जो है ट्रेड आप चाहे देख लीजिए, हमारी पॉपुलेशन चाहे आप देख लीजिए, इतनी बड़ी कंट्री को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होना ही चाहिए। सब ऐसा मानते हैं, अमेरिका भी ऐसा मानता है, रशिया ने तो खुल के सपोर्ट करता है, फ्रांस भी सपोर्ट करता है, इवन यूके भी सपोर्ट करता है। चाइना थोड़ा यहाँ पे हमें सपोर्ट नहीं करता, थोड़ा क्या वो करता ही नहीं है बेसिकली सपोर्ट। बट इंडिया को मेंबरशिप मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें बहुत सारे डाउट यहाँ पे हैं। तो हमारा जो जी ग्रुप है, जर्मनी, जापान, इंडिया, ठीक है, तो हम लोग भी चाहते हैं कि भाई, ठीक है। तो अच्छा बताओ मुझे G4 में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे। तो उसके बारे में इन्होंने कहा है कि ये पूरे का पूरा मामला क्या है। P5 मतलब समझते हो ना, परमानेंट 5। तो ये परमानेंट 5 कौन से हैं, जब ये बना था ग्रुप, तो परमानेंट 5 बेसिकली वो है जो न्यूक्लियर वेपन कंट्री हैं,
न्यूक्लियर वेपन कंट्री है P5, लेकिन इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ये इनके पास भी तो न्यूक्लियर वेपन है ना। तो ये क्राइटेरिया तो नहीं हो सकता भाई, जिसके पास न्यूक्लियर वेपन होगा वही यूएनएससी का मेंबर होगा, उसी हिसाब से तो भाई नॉर्थ कोरिया भी बन जाएगा। तो ये क्राइटेरिया तो होना ही नहीं चाहिए। डिक्लेरेशंस दैट डिजर्व स्केप्टिसिज्म, मतलब जब इसको बनाया गया था उसी समय जो है इसके ऊपर डाउट क्रिएट हो गए थे। ठीक है, देखिए कैसे। तो 50 से ज्यादा कंट्री का डेलीगेशन जो है वो वॉशिंगटन के अंदर बैठा था 1945-45 के अंदर। उस समय डिसाइड किया गया था भैया क्या होगा, क्या वीटो पावर होगी या वीटो पावर नहीं होगी। उस समय ब्रिटेन ने यह साफ साफ कह दिया था, अगर वीटो पावर होगी तो यूनाइटेड नेशन होगा, बिना वीटो पावर के यूनाइटेड नेशन का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका अपनी पावर छोड़ना नहीं चाहते थे भाई, इनके पास यही तो पावर है ना, वीटो पावर। इस अगर वीटो पावर नहीं होती तो सब के सब बराबर ही हो जाएंगे। कैसे पता चलेगा भाई वो खास लोग हैं? वो वीटो पावर से पता चलता है, क्योंकि वो वर्ल्ड अफेयर्स को कंट्रोल करना चाहते थे वीटो पावर के थ्रू। तो शुरुआत से ही कंट्रोवर्सी में है। ठीक है, इंट्री केसेस ऑफ द मेंबरशिप, अब यह मेंबरशिप वाला भी यहाँ पे बड़ा मामला है। तो शुरुआत में तो जो P5 कंट्री थे, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, तो ये कंट्री का अलायंस था, P5 कंट्री का अलायंस था, चाइना, रशिया, यूके, फ्रांस वगैरह। लेकिन एक एक्सिस ग्रुप था, जैसे इसके अंदर जापान था, इटली था, जर्मनी था, उनका अलग ग्रुप था। तो इन्होंने पावर अपने पास रख ली ताकि फ्यूचर में जो है होने वाली चीजों को हम ही कंट्रोल करें। और अभी तक जो है इन कंट्रीज के द्वारा काफी बार वीटो पावर का यूज भी किया गया है। 120 टाइम से ज्यादा अभी तक रशिया के द्वारा वीटो पावर का यूज किया गया है, और कई बार इसने इंडिया के फेवर में भी किया है। जैसे कश्मीर वाले मुद्दे पे रशिया ने इंडिया के फेवर में जो है वीटो किया है, समझ रहे हो बात। वेस्टर्न कंट्री ने भी, ब्रिटेन ने भी वीटो किया हुआ है। जैसे पैलेस्टाइन वाले मुद्दे पे, इजराइल वाले मुद्दे पे उन्होंने इजराइल का साथ दिया था। साउथ अफ्रीका वाले केस में भी उन्होंने वीटो का यूज किया था। तो वीटो का यूज सब करते हैं अपने हिसाब से, लेकिन अभी सिचुएशन बदल गई है। तो इंडिया, जापान, ब्राजील, जर्मनी, ठीक है, हम भी अभी कंटेंडर यहाँ पे बन गए हैं। अफ्रीका और लैटिन अमेरिकन कंट्री, कैरिबियन कंट्रीज भी कह रही हैं भाई हमें भी परमानेंट स्टेटस दो। ठीक है, हालांकि चाइना तो इंडिया को कभी सपोर्ट नहीं करेगा, चाइना जापान को भी सपोर्ट नहीं करता ऑफकोर्स। ब्राजील को जो है अपोज कौन करता है? अर्जेंटीना करता है। जर्मनी को जो है इटली अपोज करता है। इटली का यह कहना है कि भाई अगर जर्मनी मेंबर बन सकता है तो मेरे अंदर क्या गलती कमी है। जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो जर्मनी और इटली तो एक ही साथ में लड़े थे ना। तो अगर जर्मनी को बना रहे हो तो मुझे भी बनाओ, अब जापान को बना रहे हो तो मुझे भी बनाओ। अगर यही क्राइटेरिया है तो जर्मनी का अपना ही आर्गुमेंट चल रहा है अलग से दुनिया में। तो सबका जो है यहाँ पे बेसिकली अलग अलग आर्गुमेंट यहाँ पे चल रहा है। अब मेंबर्स देखिए इतना आसानी से तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये कंट्री चाहे इंडिया की मेंबरशिप, इनको भी पता है कि इंडिया को सपोर्ट करने से इंडिया को मेंबरशिप मिलने वाला है नहीं। क्योंकि जब अगर अगर रिफॉर्म होंगे तो ओवरऑल रिफॉर्म होंगे ना भाई, अकेले इंडिया को थोड़ी ज्वाइन करवाओगे आप। इंडिया को ज्वाइन करोगे तो बाकी दूसरी आवाजें भी उठने लगेंगी। इसीलिए कंट्री शायद इंडिया को सपोर्ट भी करती हैं कि सपोर्ट करने से कुछ हो गया तो है नहीं। तो अलग अलग जो है यहाँ पे कई बार सजेशंस भी दी जाती हैं भाई हम लोग क्या कर सकते हैं। तो एक सजेशन ये रहती है कि हाँ पे ये करो कि मेंबरशिप तो दे दो, परमानेंट मेंबरशिप दे दो, लेकिन उनको वीटो पावर मत दो। जैसे इंडिया भी नॉन परमानेंट मेंबर है, इसे हम लोग परमानेंट मेंबर बना सकते हैं विदाउट एनी वीटो पावर। एक तो ये प्रपोजल है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 परमानेंट मेंबर हो जाएंगे तो फिर वीटो तो काम कर सकती है, लेकिन मान लो अभी मान के चलो कि पांचों कंट्री में से किसी ने वीटो नहीं किया, उस केस में कोई भी प्रपोजल कैसे पास होगा? वो मेजोरिटी से पास होगा। उस केस में जो है इंडिया का रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक तो प्रपोजल यहाँ पे ये भी है। दूसरा प्रपोजल ये है कि भाई सबको हटाओ, कोई वीटो नहीं होनी चाहिए, सारे के सारे फैसले जो है वो कंसेंसस से होने चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। लेकिन मान को चलो यार वहां पे 15 कंट्री हैं, है कि नहीं? अब कंसेंसस का मतलब तो ये होता है भाई सब कैसे मानेंगे किसी मुद्दे के ऊपर? मान ही नहीं सकते, है ना? कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं भागेगा। तो प्रपोजल की बात तो ऐसी है कि ये बात मान के चलिए कि अभी इंडिया को यहाँ पे, इंडिया को या किसी भी कंट्री को अभी 15-20 साल तो भूल ही जाओ, मुझे नहीं लगता वहां पे कोई भी इस तरह की चीजें होने वाली है। क्योंकि जो P5 कंट्रीज हैं वो अपना यहाँ पे अधिकार छोड़ने वाली नहीं है, ये तो पक्की बात है। हालांकि यूनाइटेड नेशन का अभी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा नहीं जितना 20 साल 25 साल पहले हुआ करता था, क्योंकि आजकल तो हर चीज अपने हिसाब से चली रही है वहाँ पे। कोई जैसे अब अफगानिस्तान पे अटैक हुआ, इराक के ऊपर अटैक किया अमेरिका ने, है ना, वो सारी चीजें, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। तो यूनाइटेड नेशन का कोई खास रोल यहाँ पे नजर आ नहीं रहा है, वैसे भी रेलेवेंस उसका कम होता नजर आ रहा है। और यही इंडिया उनको बोल रहा है कि भाई अगर तुम्हारे यही लक्षण रहे ना, ऐसे ही आप करते रहे, तो एक दिन आपका रेलेवेंस खत्म हो जाएगा अपने आप ही, आपका कुछ बचेगा नहीं सिग्निफिकेंस। ये हम लोग भी कह रहे हैं, उनको समझना चाहिए उनको भी।
ठीक है, चलिए एक और यहाँ पे जो आर्टिकल आता है वो आता है इंडिया नेपाल रिलेशन के बारे में। इंडिया नेपाल के रिलेशन वैसे तो बहुत अच्छे हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारा ओपन बॉर्डर भी है, ठीक है, हमारा कल्चर भी ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, उसके बारे में है। लेकिन हमारा जो इंडिया और नेपाल के बीच में जो बहुत एक बायलेटरल जो रिलेशन है वो है बेसिकली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। देखिए इंडिया जो है वो कोल के ऊपर डिपेंड करता है। इंडिया चाहता है कि भैया क्लाइमेट चेंज को हम लोग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करें और हमारा जो कमिटमेंट है जिसे हम लोग पंचामृत भी कहते हैं उसे अच्छा लोग अचीव करें। उसको अचीव करने के लिए आपको कोल पावर प्लांट को बंद करना पड़ेगा, उनकी उनसे प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर एक यहाँ पे ऑल्टरनेटिव हो सकता है और उसके लिए जो है हमारे पास नेपाल हमारा बहुत खास दोस्त है, वहां से हम लोग जो है कुछ ना कुछ डेफिनेटली यहाँ पे कर सकते हैं। तो सेती रिवर है नेपाल के अंदर, जहां पे अभी इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने। तो ये कहते हैं कि भैया उस रिवर के ऊपर हम लोग 1200 मेगावाट का प्रोजेक्ट बनाएंगे। लेकिन ये कोई प्रोजेक्ट नया नहीं है, बहुत बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। 1980s में, 1980 की मैं बात कर रहा हूं, 40 साल से ज्यादा हो गए हैं, सबसे पहली बार यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाने की बात चली थी। उस समय नेपाल ने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया था फ्रांस की एक कंपनी को, लेकिन फ्रांस की एक कंपनी ने बाद में उसको हट गई क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई ये फिजिबल नहीं है, इकोनॉमिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट चला गया ऑस्ट्रेलिया की कंपनी के पास, वो भी यहाँ से बाहर चले गए। फिर घूमते 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 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट गया चाइना की कंपनी के पास, चाइना नेशनल मशीनरी के पास। उन्होंने जो है काफी समय तक यहाँ पे काम किया 2009 तक, लेकिन फिर बाद में जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट वाले कुछ कंसर्न हो गए थे, तो चाइना ने भी उससे जो है विड्रॉ कर दिया था। फिर घूमते घूमते जो है 2009 में चाइना की ही थ्री गोर्ज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ अलाइनमेंट किया नेपाल ने। लेकिन धीरे धीरे जो है कॉस्ट इंक्रीज होने लगी, वहां के जो लोगों को रीसेटलमेंट वाले इशू हो गए, रिहेबिलिटेशन वाले इशू हो गए, तो चाइना ने कहा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसको नहीं कर सकता। तो अभी घूमते फिरते जो है वो प्रोजेक्ट आया है इंडिया के पास। अभी इंडिया के पास अब देखना है वो इंडिया को उसको पूरा करेगा कि नहीं करेगा। आ तो गया है ना कम से कम। ऑलरेडी इंडिया जो है नेपाल के अंदर कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वॉल्व है। जैसे हमारे पास महाकाली ट्रीटी हम लोगों ने किया, अपर करनाली प्रोजेक्ट हमारे पास है, अरुण 3 प्रोजेक्ट हमारे पास है, ठीक है, नेपाल के अंदर। तो चीजें तो हैं। अब इससे प्रोजेक्ट से होता क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहली बात तो चाइना का इन्फ्लुएंस आप यहाँ पे कम कर सकते हो, क्योंकि चाइना काफी समय से नेपाल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो अगर, क्योंकि उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, नेपाल उसका पार्ट है, तो अगर इंडिया इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल होता है तो डेफिनेटली चाइना का वहां पे थोड़ा सा इंटरफेरेंस कम हो जाएगा और क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज डेफिनेटली और ज्यादा बढ़ेगा, ट्रेड हमारे बीच में और ज्यादा बढ़ेगा, ये तो बात पक्की है ही। नेपाल, हालांकि बहुत ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है नेपाल के अंदर, बहुत सारे रिवर्स वहां पे हैं, लेकिन फिर भी नेपाल के अंदर जो है पावर की शॉर्टेज है, क्योंकि थोड़ी बहुत पावर जो नेपाल एक्चुअली प्रोड्यूस करता भी है ना इलेक्ट्रिसिटी, वो उसको इंडिया को एक्सपोर्ट कर देता है। तो हम बिहार में, यूपी में जो है हमारा ग्रिड जो है आपस में कनेक्टेड है, ये भी बड़ी बात है। तो इंडिया अगर नेपाल के साथ इस तरह के प्रोजेक्ट बनाता है तो 2030 तक जो है नेपाल 310 बिलियन रुपए का जो है रिवेन्यू जनरेट कर सकता है, 1000 बिलियन डॉलर से ज्यादा का जनरेट कर सकता है 2045 तक। तो नेपाल को भी तो इसमें फायदा है ना, और इंडिया को ये फायदा है कि भाई हम लोग अपना कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को जो है रिड्यूस करना चाहते हैं, तो हमारा भी बेनिफिट है। तो म्यूचुअल एक तरह का रिलेशन है। तो लेट्स सी क्या होता है। तो स्टेप तो हम लोगों ने उठा दिया है। टोटल इस प्रोजेक्ट में जो है 2 बिलियन डॉलर के आसपास खर्चा आने वाला है, बढ़िया इन्वेस्टमेंट होने वाली है, फ्यूचर में इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट यहाँ पे होगा ऑफ कोर्स। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा क्या होगा, अगर इंडिया नेपाल में इस तरह की चीजें डेवलप करता है तो सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, बल्कि भूटान, बांग्लादेश जो है, इनके साथ भी हमारा कॉपरेशन बढ़ेगा। हमारा जो बीबीएन जिसको बोलते हैं, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल फ्रेमवर्क क्रॉस बॉर्डर एनर्जी कॉर्पोरेशन, ठीक है, इसके अंदर भी हम लोग और आगे जाके फर्दर कर सकते हैं। तो रीजनल लेवल पे भी, बायलैटरल लेवल पे भी, और साउथ एशिया में जो हम लोग कर रहे हैं सारी चीजों के लिए, ये नेपाल का अग्रीमेंट हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त है। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ आर्टिकल्स। आई होप आपको कुछ आर्टिकल अच्छे लगे होंगे, कुछ आर्टिकल नॉर्मल भी लगे होंगे, बट अपने हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे सारे कर लिया है। कंटेंट आपके पास है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाता है, वहां पे जाके आप पूरे कंटेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।